सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो देखिएगा फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, आप सभी कैडेट्स के लिए। मैंने एनसीसी एडवांस कोर्स की जो शुरुआत है वो आप सभी कैडेट्स के लिए करा दी है। तो आप में से कुछ ऐसे कैडेट्स है जो कि 2023 में कोई एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाला है, तो कोई बी का, तो कोई सी का एग्जाम देने वाला है। तो जितने भी एनसीसी ए और बी वाले कैडेट्स है आपके जो पेपर है वो जनवरी में होंगे, और जितने भी सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है आपके जो पेपर है वो इस साल के फरवरी में होंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम ड्रिल का पार्ट 3 देखने वाले। आपको पता है कि लगातार हमारी 3 दिन से क्लास चल रही है, तो आज का ड्रिल का पार्ट 3 है। और ड्रिल के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ एक बात आपको बताना जरूरी है, आप में से ऐसे कैडेट्स है जो कि 2023 के एग्जाम में वो ए ग्रेड से पास होना चाहते हैं, अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं, बट आपको फ्री में नोट्स नहीं मिलते, फ्री में मॉडल पेपर नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें मैंने मिशन एनसीसी ऐप के ऊपर अपलोड करके रखा है। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है मिशन एनसीसी, और वहां से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर सकते हो। और आप एप्लीकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है। तो एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, यहां पर देखो कॉमन सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। अगर आपको ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको उसके बाद एफसीबीसी है, मैप रीडिंग है, कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, मिलिट्री हिस्ट्री, ये सारी टॉपिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से पढ़ सकते हो। या आपको क्विज सॉल्व करना है तो आप क्विज के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करना है तो आप मॉडल पेपर को ऊपर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें उनके ऊपर क्लिक करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। तो आ जाओ भाई, सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स का, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ का जो वर्ड ऑफ कमांड आपको दिया जाता है जब आप चलते हो, चलते चलते जब आप मार्चिंग करते हो तो भाई चलते चलते आपको पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है, तो वो कौन से पैर पर दिया जाता है? तो आप सभी को पता है कि वो जो है वो हमेशा बाएं पैर पर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग है, ठीक है। वर्ड ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको पता है कि वर्ड ऑफ कमांड को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक को उन्होंने चेतावनी बोला और दूसरे को कार्यकारी, ठीक है। क्वेश्चनरी एंड एग्जीक्यूटिव, दिस आर द 2 टाइप ऑफ वर्ड ऑफ कमांड। ओके, ये 2 प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड है। उसके बाद विश्राम अवस्था में जो बाई हथेली है वो दाहिनी हथेली के कहा होती है? जब आप विश्राम अवस्था में जाते हो तो भैया इस तरीके से विश्राम पोजीशन में जो बाएं हथेली दाहिनी हथेली के कहा होती है? द राइट आंसर इज नीचे होती है। एक बार करके जरूर देखना। उसके बाद है कि सावधान में दोनों पाव के बीच में जो एक एंगल बनता है ना, सावधान की स्थिति में दोनों पाव के बीच में जो एक एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो वो बनता है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट कि तेज चाल के दौरान में दाहिने सैल्यूट का जब आदेश दिया जाता है तो वो कौन से पैर पर बोला जाता है? तेज चाल के समय में दाहिने सैल्यूट का जो आदेश है वो कौन से पैर पर बोला जाता है? द राइट आंसर इज बाएं पैर पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आप सभी कैडेट्स को याद रखना है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ड ऑफ कमांड बोलने का सही समय लिखो। भाई ये इससे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाले कि वर्ड ऑफ कमांड बोलने का सही समय लिखो। तो थंब का वर्ड ऑफ कमांड कौन से पैर पर बोला जाता है? कदम ताल करते हो तो उस समय में थंब का वर्ड ऑफ कमांड कौन से पैर पर दिया जाता है? ठीक है, दाएं मुड़ का, बाएं मुड़ का, पीछे मुड़ का, यानी कि चलते चलते आपको जो वर्ड ऑफ कमांड दिए जाते हैं ना, तो भैया वो वर्ड ऑफ कमांड पे आपको कौन सा पैर पर दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम करना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो सभी, जितने भी देख रहे हो, जितने भी बच्चे आप सभी देख रहे हो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। ये आप सभी को घर में अपनी तैयारी करना है, ठीक है। अपने घर में बिल्कुल इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, रेगुलर इस चार्ट को देखा करो, ठीक है, याद रखा करो। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, और अपने घर में इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय आपको बताना है। निम्नलिखित की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय आपको पता है कि भैया तेज चाल, ठीक है, जब भी हम चलते हैं तो वर्ड ऑफ कमांड आपको दिया जाता है कि परेड मध्य से तेज चाल, परेड मध्य से एक्स्ट्रा एडी मार्च, तेज चाल, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा एडी मार्च या तेज चाल वही है क्विक मार्च। तो भैया तेज चाल में जो कदम की लंबाई है वो आपको याद रखना है कि 30 इंच होती है। तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है और
तेज चाल में 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते, तेज चाल में 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते और 120 कदमों में हमें लगभग 100 गज की दूरी को कवर करना होता है, पार करना होता है। ओके, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, तेज चाल में 30 इंच का कदम होता है, कदम से कदम की लंबाई 30 इंच होती है, 120 कदम 1 मिनट में लिए जाते हैं और 120 कदमों में हमें 100 गज की दूरी पार करना होता है। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देना ये कि जो तेज चाल में जो बॉयज कैडेट है, ठीक है, जो एनसीसी के कैडेट है, ठीक है, चाहे वो जेडी हो चाहे वो एसडी हो, तो एनसीसी के जो बॉयज कैडेट है ना, ठीक है, वो 116 कदम चलते 1 मिनट में और जो गर्ल्स कैडेट होती है, जेडब्ल्यू एसडब्ल्यू जो कैडेट्स होती है, वो 1 मिनट में 110 कदम चलते, इस बात को याद रखना। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तेज चाल में 1 मिनट में कितना कदम लिया जाता है, तो भैया कदम कितना लिया जाता है, 120 कदम, 120 कदम लिया जाता है। अगर बॉयज कितना लेते हैं तो भैया 116 कदम, गर्ल्स कितना लेती है तो 110 कदम। ठीक है, याद रखना सभी। अगर बॉयज और गर्ल्स के बारे में नहीं पूछा तो 120 आंसर लिख देना, अगर बॉयज के बारे में पूछा तो 116। ठीक है, याद रखना। अगली आपकी धीमी चाल, जिसको बोला जाता है स्लो मार्च। ओके, तो धीमी चाल में जो है वो कदम की लंबाई कितनी होती है, तो भैया कदम की लंबाई होती है 30 इंच, 30 इंच का आप कदम रखते हो और 1 मिनट में इसमें 70 कदम लिए जा रहे हैं, स्लो मार्च। अब ये स्लो मार्च कहां पर कराई जाती है, जो आपकी पासिंग आउट परेड होती है ना, जब मान लो आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप सभी को जो है वो कसम दी जाती है, पासिंग आउट परेड आपके चलती है, तो उस समय में आपको धीरे चल की कार्यवाही करना पड़ता है, या किसी को जब आप श्रद्धांजलि वगैरह देते हो ना, तो उस समय में आपको जो है वो धीमी चाल की कार्यवाही आपको, यानी कि धीमी चाल में मार्च करना होता है। ठीक है, स्लो मार्च करना होता है आपको, जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट अगला होती है बच्चा दौड़ चाल, यानी कि जिसको डबल मार्च बोला जाता है। अब इसमें जो कदमों की जो लंबाई है, वो कदमों की जो लंबाई है वो 40 इंच, यानी कि जब आप एक कदम रखोगे ना तो 40 इंच की दूरी पर आपका कदम रखोगे और 1 मिनट में इसमें 180 कदम लिए जाते हैं और 180 कदम में हमें 120 गज की दूरी हमें इसमें पार करना होता है। ओके, अब ये जो दौड़ चाल है ना, जो आपने वाघा बॉर्डर की परेड देखी होगी बीएसएफ वालों की, आप में से वाघा बॉर्डर की जिसने भी परेड देखी होगी बीएसएफ की, तो वहां पे दौड़ चाल कराया जाता है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 180 कदम हमें चलना होता है और इसमें कदम की जो लंबाई होती है वो 40 इंच होती है। ठीक है, याद रखना भैया, मार्चिंग के तरीके, मार्चिंग के कितने तरीके, तो 3 तरीके। मार्चिंग के कौन कौन से तरीके हैं, 3 तरीके। एक तो हो गया आपका तेज चाल, दूसरा हो गया बच्चा आपका धीमी चाल और तीसरा जो हो गया आपका दौड़ चाल। ठीक है, तो ये मार्चिंग के 3 तरीके हैं और ये तीनों भी तरीके आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि लाइन तोड़, और लाइन तोड़ से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन तोड़, लाइन तोड़ से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉलिंग आउट आप रेगुलर करते हो, हमेशा करते हो, और मैं क्लास इसलिए फास्ट ले रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं बेसिक क्लास में भी पढ़ाता हूं, बट ये एक जो है वो एडवांस क्लास है, इसमें मैं सारी चीजें फास्ट में लेता हूं। ठीक है, अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे 2 टाइम लाइव क्लास चलेगी, इसमें आप प्रेजेंट रह सकते हो। तो लाइन तोड़ आपको पता है कि लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम होता है। ओके, जब भी आपको छोटा सा ब्रेक देना है, 5 मिनट 10 मिनट का अगर आपको एक ब्रेक देना है, तो उसके लिए लाइन तोड़ की कार्यवाही की जाती है। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ा जाता है और लाइन तोड़ किया जाता है। उसके बाद में लाइन तोड़ में कभी भी सैल्यूट नहीं दिया जाता है और लाइन तोड़ने वाले जो कैडेट है वो अपने परेड का स्थान या मार्च की लाइन को नहीं छोड़ते। इसका मतलब है कि आप इस परेड ग्राउंड पे आपकी ड्रिल चल रही है, परेड चल रही है, और यहां पर आपको अगर लाइन तोड़ का आदेश दिया जाए तो आप 5-10 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर चले जाना है। ठीक है, आपको वहीं पे रुकना है। ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर से आपको जो है वो फाइल में लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना ये लाइन तोड़ का मतलब है कि ये छोटा सा एक विराम होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की विसर्जन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसमिस। विसर्जन से आप क्या समझते हो। आपको पता है कि भैया जब विसर्जन बोला जाता है ना, तो हमें घर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। ओके, तो विसर्जन का मतलब होता है कि ये परेड की आरा एक विराम नहीं होकर ये परेड की समाप्ति है। विसर्जन मींस परेड समाप्त हो गई भैया, आपको आप अपने घर जाना है। ओके, उसके बाद में विसर्जन के आदेश पर आपको पता है कि दाहिने मुड़ा जाता है, उसमें सैल्यूट करना पड़ता है। अब ये सैल्यूट आप तभी करोगे जब आपके परेड पर कोई ऑफिसर्स वगैरह होंगे, तो उस समय में आपको सैल्यूट करना है, अदरवाइज सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें जो है 2-3 कदम चल के जो है आपको लाइन तोड़ना है और परेड ग्राउंड को तेजी से छोड़ देना है। ठीक है, तो बस विसर्जन क्या है, तो विसर्जन परेड की समाप्ति है। लाइन तोड़ क्या है, तो भैया लाइन तोड़ एक छोटा सा विराम है, एक आराम की एक विराम की अवस्था है। ओके, ये दोनों भी जरूर याद रखना, कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि भैया दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट, सैल्यूट के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट। बच्चा एक बात हमेशा याद रखना, जो सैल्यूट होता है ना वो दो तरीके से दिया जाता है, याद रखना सैल्यूट जो है वो दो तरीके से दिया जाता है। एक तो भैया ये आपका हाथ, ये हाथ के द्वारा सैल्यूट दिया जाता है, और दूसरा जो हाथ है वो है शस्त्र के द्वारा, बाय वेपन के द्वारा, ठीक है। एक हाथ के द्वारा दिया जाता है, दूसरा शस्त्र के द्वारा। जैसे कि हाथ के द्वारा कौन कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, तो इसमें आपका सामने सैल्यूट है फॉर एग्जांपल ऐसे, उसके बाद में इसमें दाहिने सैल्यूट है, उसके बाद में इसमें बाएं सैल्यूट है, ठीक है। सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट और बाएं सैल्यूट, ये तीन सैल्यूट है जो कि हाथ के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में जो वेपन के द्वारा दिया जाता है तो उसमें जो है आपका नेशनल सैल्यूट है, उसके बाद में जनरल सैल्यूट है एंड सलामी शस्त्र है। तो ये तीन सैल्यूट जो है वो वेपन के द्वारा दिए जाने वाले सैल्यूट है, ठीक है। तो सैल्यूट के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, एक तो हाथ के द्वारा, दूसरा है बाय वेपन शस्त्र के द्वारा, ओके, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है कि सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इट मींस, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सैल्यूट करते हो किसी को भी, जब आप सैल्यूट करते हो तो सैल्यूट करते समय क्या बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो याद रखना कि दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई से घुमाते हुए मस्तिष्क के पास लाना है। भाई आपका जो राइट हैंड है ना उसको चुस्ती से गोलाई से घुमाते हुए, भाई ये जो मस्तिष्क है आपका, अतामा जी सटकली, चलो ये जो मस्तिष्क के पास आपको जो है वो लाना है। उसके बाद में ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर मिली हुई होनी चाहिए और हथेली पूरी खुली हुई होनी चाहिए, उंगलियां कलाई कोनी एक सीधी रेखा में, यानी कि जो आपकी पूरी की पूरी जो हथेली है वो खुली होनी चाहिए, इस तरीके से पूरी उंगलियां जो है वो एक समान लगी हुई होनी चाहिए। और ये जो आपकी हथेली है, ठीक है, ये कोनी है वो एक रेखा में सीधी, इस तरीके से एक रेखा में वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद में तर्जनी उंगली का सिरा, तर्जनी यानी कि ये जो सेंटर मिडल वाली जो उंगली है ना, ये वाली, ये तर्जनी उंगली का जो सिरा है वो आपकी आंख की भौं है ना, ये आईब्रो, आपकी ये जो आईब्रो है उसके निकट होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। उसके बाद में हाथ को कुछ देर के लिए आपको विराम करना है, कुछ देर के लिए यहाँ पर हाथ को ऐसा पॉज करना है। उसके बाद में हाथ को चुस्ती से नीचे गिराकर सावधान की अवस्था में आना है, ठीक है। तो इसमें क्या बात है याद रखना है, ये एक बात सिंपल सी बताता हूं कि भैया जब भी आप सैल्यूट करते हो, सलामी देते हो, तो राइट हैंड को चुस्ती से गोलाई से घुमाते हुए अपने मस्तिष्क के पास लाए, ठीक है। और याद रखिए कि सभी उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए और हथेली पूरी खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है, और कलाई और कोनी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो तर्जनी उंगली है सेंटर वाली, वो भैया आपकी जो आंख है ना, ठीक है, आंख के भौं के मध्य में होनी चाहिए, दाहिनी आंख के। उसके बाद में कुछ देर तक आपको यहाँ पर पॉज करना है, कुछ देर तक आपको विराम देना है। उसके बाद में हाथ को जो है वो चुस्ती से नीचे गिराए और सावधान की अवस्था में आ जाए, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये आपको बताना है। कि पीछे मुड़ की कार्यवाही पर 180 डिग्री मुड़ा जाता है, बिल्कुल सही है, पीछे मुड़ में आप हमेशा 180 डिग्री मुड़ते हो। धीरे चल में कदम की जो रफ्तार है वो 70 कदम होती है, बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि धीमी चाल में 1 मिनट में 70 कदम लिए जाते हैं, ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। कि तेज चाल में दो कैडेट्स के बीच की जो दूरी है वो 90 इंच होती है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तेज चाल में दो कैडेट के बीच की जो दूरी है वो 90 इंच होती है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों बच्चा, आपको यहां पर मैंने अभी बता दिया था कि याद रखना कि कौन सा है, तेज चाल में, ओके। जो तेज चाल है तो तेज चाल में दो कैडेट्स के बीच में जो कदमों की लंबाई होती है वो 30 इंच की होती है, ठीक है। तेज चाल में जो कदम की लंबाई होती है वो 30 इंच होती है, तो उन्होंने 90 बोला है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट उनका फॉल्स हो जाएगा। याद रखना तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है, उन्होंने 90 बोला, इसलिए गलत है। उसके बाद में नायब सूबेदार से कैप्टन तक बर्ड सैल्यूट लागू होता है, बिल्कुल सही है, नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक जो है वो बर्ड सैल्यूट लागू होता है। और राइफल के साथ परेड पर आने के लिए राइफल को तोल शस्त्र में लाना जरूरी होता है, बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आप यहां पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या आपको बताना है। जब भी हम किसी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो उसके समय में कितनी संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम भारत के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, सम्मान गार्ड देते हैं, तो 150 कैडेट होती है 3 समान डिवीजन में। जब हम भारत के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो 100 कैडेट्स होते हैं 2 समान डिवीजन में। जब हम भारत के गवर्नर साहब को या अन्य कोई वीआईपीज को जब हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो उस समय में 50 कैडेट होते हैं 2 समान डिवीजन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो कैडेट्स की संख्या है ना, जो नफरी होती है कैडेट्स की, वो इस तरीके से होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है। तो नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल सैल्यूट हमेशा जो है अपना नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है उसको दिया जाता है। उसके बाद में जो भारत के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उनको दिया जाता है, और जो गवर्नर साहब है उनको दिया जाता है, ठीक है।
नेशनल फ्लैग एंड प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद में जो अपने राज्यपाल साहब है, गवर्नर साहब है, उनको नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। इन तीनों को ही नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भैया जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो जनरल सैल्यूट जो है वो जिनकी भी रैंक मेजर जनरल के ऊपर है, जिनकी भी रैंक मेजर जनरल के ऊपर है, फॉर एग्जांपल मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल, इन सभी को जो है वो जनरल सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी? मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल, इन सभी को जो है वो जनरल सैल्यूट दिया जाता है, इस बात को याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है कि सम्मान गार्ड्स किसे दिया जाता है या गार्ड ऑफ ऑनर किसे किसे दिया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया आपको पता है कि गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, पंत प्रधान साहब को दिया जाता है, राज्यपाल साहब को दिया जाता है, उपराज्यपाल एंड मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब को, सीएम साहब को दिया जाता है। उसके बाद में जो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं, उप रक्षा मंत्री होते हैं, उनको दिया जाता है। उसके बाद थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष होते हैं, उप सेनाध्यक्ष होते हैं, उनको दिया जाता है। उसके बाद में डिफेंस सेक्रेटरी जो रक्षा सचिव होते हैं, उन्हें भी दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर। जो एनसीसी के डीजी होते हैं, एनसीसी के महानिदेशक होते हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, उपकुलपति, इट मींस जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं, जो कुलपति होते हैं, उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, इस बात को याद रखना। तो इन सभी को सम्मान गार्ड दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सभी को ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम आने वाला है। तो इसका जो लिंक है, आज की इस क्लास का जो नोट्स का जो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पे क्लिक करके आप सभी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ के आएंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा ड्रिल का टॉपिक समाप्त होता है। जितने भी ड्रिल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे, वो 3 क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करेंगे, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2023 में वो कोई बी का एग्जाम देने वाला है, तो कोई सी का एग्जाम देने वाला है। तो आपके पेपर में ये सेम, ये कॉपी पेस्ट यहां पर देख रहे हो ना आपके सामने, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले। मैं ये यकीनन 100% बोल सकता हूं ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। अब ये समझने वाले को सिर्फ इशारा काफी है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि भैया किसके पेपर में आने वाला है, समझने वाले को सिर्फ इशारा काफी है, ओके। तो अगर आप बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पास होना चाहते हो, बट ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंशिक, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज, टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ से, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। अगर आपका भी सपना है कि आने वाले बी के एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हो ना, तो भाई मैं आपको 100% बोलता हूं कि आप इससे परचेस कर ले और अपनी तैयारी शुरू कर लो, ए ग्रेड आपका पक्का है, ये मेरा वादा है, ओके। नेक्स्ट, अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जो कि सी के एग्जाम में वो ए ग्रेड लाना चाहते हैं, तो भैया सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंशिक, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज, टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ से, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। 199 में आपको ये सारा कोर्स मिल रहा है। इतना भी आपने अच्छी तरीके से रट लिया ना, तो आने वाले एग्जाम में आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है, ओके। तो यहाँ पर मेरा नंबर है, आप में से जिसको भी इस कोर्स को परचेस करना है, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप हाई मिशन एनसीसी एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, ओके। उसके बाद में आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। सारे पेपर आपके व्हाट्सएप पर आएंगे पीडीएफ फाइल में। उसके बाद आप सभी को मैं मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें भी आपको जोड़ दूंगा और आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट कराऊंगा। आपको अगर मेरे पास कहीं से पेपर मिल जाता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा, तो बाकी चीजें आपको ग्रुप में पता चलेगी, ठीक है। अब समझने वाले को इशारा काफी है, अब इतना खुले में बोल रहा हूं तो बाकी चीजें तो आपको पता है, ठीक है। नंबर है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ये नंबर सेव कर लेना, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। आई होप कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। तो बिल्कुल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। कल से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है वेपन ट्रेनिंग, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।